तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। दूसरा है मुख्य रूप से 3 संवेग होते हैं, प्रेम, भय और क्रोध। और संवेग बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, तुरंत तुरंत चेंज होते रहता है। पांच वर्ष तक संवेग पर वातावरण का प्रभाव। 5 वर्ष तक संवेग पर वातावरण का प्रभाव। संवेग पर वातावरण का प्रभाव जो ज्यादा हमको चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में ज्यादा दिखेगा। संवेग को वातावरण का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पर अब प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है कि कब मेरे को रोना है, कब हंसना है, कब क्या करना है, थोड़ा बच्चा उसको समझने लगता है। ब्रिजेश ने 2 वर्ष तक का कैसे विकास होता है उसका रिसर्च करके बताया था। जन्म के समय उत्तेजना, केवल एक ही संवेग रहता है, उत्तेजना। तेज रोशनी से चमक जाएगा, ताली की आवाज से चमक जाएगा, है ना, ऊंची आवाज में चमक जाएगा, उत्तेजना बस रहता है। एक माह में पीड़ा और आनंद। तीन माह में क्रोध। 1 माह में पीड़ा और आनंद। इंजेक्शन वगैरह से डरता है, चुटकी काटने से डरता है ना, पीड़ा होता है उसको। ठीक है। 3 माह में क्रोध। 4 माह में परेशानी। अब किसी चीज से विचलित होगा, परेशान होगा, बीमार या उसमें, तो उसके चेहरे के हाव भाव, शारीरिक हरकत से अंदाजा हो जाएगा, है ना। 5 माह में डर। 10 माह में प्रेम। 15 माह ईर्ष्या। उसके सामने दूसरे को गोद ले लोगे तो वो रोने लगता है, वो एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है ना। फिर 2 वर्ष खुशी। है ना। तो ये 2 वर्ष तक का उसने, ब्रिजेश ने बताया था कि मुख्य मुख्य हमको ये जो हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं पियाजे के अनुसार, उसमें ये हमको लक्षण दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से 3 जो बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाई देते हैं, ये है प्रेम, भय और क्रोध। ये बहुत प्रभावशाली ढंग से हमको दिखाई देते हैं संवेग, है ना। बाकी संवेग कभी दिखाई देंगे, कभी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए बोला गया कि संवेग क्या होते रहता है, बदलता रहता है। अगला लिख लो, बाल्यावस्था। कैसे 11, 12 ऐसे अलग 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 ढंग से देते हैं। नहीं, 2 से 6 साल शैशव अवस्था, है ना। सेंसरी मोटर है 0 से 2 साल। पियाजे का है वो संवेदी गामक अवस्था, है ना। शैशव अवस्था का काल 6 साल तक है। ठीक है। बाल्यावस्था, शैशव काल में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति। शैशव काल में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति। शैशव काल में जो संवेग रहते हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। 2 ही 3 संवेग प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं, यहाँ अब अच्छे से दिखाई देने लगेंगे, है ना। शैशव काल में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति।
है ना। शैशवकाल में जितने संवेग विकसित हुए हैं अब वो प्रकट होने लगे हैं। वहां मुख्य रूप से तीन दिखाई दे रहा था, बाकी संवेग भी प्रकट होंगे। फिर अगला लिखो, संवेग दमन की प्रवृत्ति। संवेग दमन की प्रवृत्ति। है ना। बच्चा संवेग को छुपा लेता है कि ऊपर से गिर जाएगा, धड़ाम से चोट लगा है, लेकिन नहीं लगी से, है ना। एक स्केल मार दोगे, नहीं फिर थे, जबकि पूरा आग डबडबा गया है ना। रो, लेकिन रो नहीं रहा है क्योंकि बाकी बच्चे हंस देंगे। तो संवेग को दमन कर लेता है। बाल्यावस्था में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, पहली दूसरी तीसरी क्लास में, है ना। जोर से चोट लगा है फिर भी दूसरे लोग हंस देंगे करके रोएगा नहीं, नहीं लगा है नहीं लगा है करते रहेगा, है ना। ठीक है। फिर अगला, साथियों से प्रेम, घृणा, द्वेष तथा प्रतिस्पर्धा। क्या करता है, खिट्टी हो जाता है छोटे छोटे बात में। नहीं, खेल में तुम अपने साथ शामिल नहीं करेगा। इसको ऐसे भी क्या गैंग एज बोला गया है। बच्चा टोली बनाकर रहता है ना। जब चाइल्डहुड के लक्षण पढ़ेंगे तो वहां देखना इसको गैंग एज कहा गया है। और वो टोली में किसको शामिल करता है, जो अपने जैसे लोग हैं। दूसरा क्या लक्षण है इसमें बाल्यावस्था में, कि लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियां के साथ खेलना पसंद करती हैं, है ना। तो कोई लड़का अगर लड़की लोगों से ज्यादा बातचीत करता है तो ये लड़की मुहा एलानी खिलान बोलते हैं। उन लोगों का हरकत लोगों को देखते रहना ना, उसको अलग कर देंगे। तो ये बहुत सामान्य जो गुण है चाइल्डहुड के, वो सब इसमें प्रदर्शित होते हैं। तो प्रेम भी होता है, गुस्सा भी करते हैं, घृणा भी करते हैं, धन द्वेष, लड़ाई झगड़ा जो होता है, एक दूसरे को मारपीट देते हैं, वो एक प्रकार का द्वेष है ना। और प्रतिस्पर्धा, है ना। तो एक टीचर के रूप में मेरे को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, न कि, है ना, मार काट या गला काट वाला प्रतिस्पर्धा। कौन सा ज्यादा अच्छा है। हाँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। ठीक है। जो नहीं बना है उसको भी मेरे को प्रोत्साहित करते रहना है। ठीक है। फिर संवेग, अगला देखो, संवेगों में स्थायित्व। संवेगों में स्थायित्व, जैसे शैशवावस्था में संवेग बदलते रहते हैं, यहाँ अब संवेगों में स्थायित्व दिखाई देने लगता है। फिर अगला, भय तथा क्रोध पर नियंत्रण। भय तथा क्रोध पर नियंत्रण। है ना। वो गली में जान जावे भूत रथे, वो पेड़ में भूत रथे, ऐसे बोलोगे तो भी वो, तो उसका भय में थोड़ा कंट्रोल हो गया है, तो अब वो उतना नहीं डरता है ना, थोड़ा कम डरता है। एक दो साथी मिल जाएंगे तो वहां से घूम के भी आ जाएगा, कुछ नहीं है बोल के बताएगा फिर बाकी लोगों को वीरता के साथ, है ना। ठीक है। फिर अगला, संवेगों में उग्रता। संवेगों में उग्रता, एकदम बहुत गुस्सा हो, जब गुस्सा हो जाएंगे बहुत जोर से मार पीट देते हैं, बिल्कुल बाल वाल खींच के दिल लड़ाई होता है जम के। उग्रता रहता है संवेग में, है ना। किसी से ईर्ष्या किए द्वेष किए तो उतना जम के ही करते हैं। कई जन स्कूल पीरियड में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉलेज पहुंचते तक एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, इतना उग्रता रहता है ना। बहुत वो रहते हैं। ठीक है। फिर अगला है किशोर अवस्था। एडोलसेंस 13 to 19, टीन एज भी बोलते हैं।
अभी किशोर अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं बॉडी में, तो उसका प्रभाव संवेगों पर भी पड़ता है। तो लिख लो, शारीरिक और ग्रंथियों के विकास से अत्यधिक प्रभावित। शारीरिक और ग्रंथियों के विकास से अत्यधिक प्रभावित। हार्मोनल चेंज होते हैं, स्वर बदल जाता है, दाढ़ी मूंछ आना, है ना। तो ये सब उनके संवेग पर भी प्रभाव डालते हैं, है ना। कई जन का पहले हो जाता है, अब उसको शर्म आने लगता है कि मेरे क्लास में और किसी का दाढ़ी वाड़ी नहीं निकला है, मेरा निकल गया है ना। तो ये सब बहुत कॉमन चीज है। किशोर अवस्था ऐसे भी जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है ना। स्टैनली हॉल ने तूफानों की अवस्था कहा है, ठीक है। तो संवेग तो एक बहुत पावरफुल टूल है। तो इस अवस्था में संवेग एक खतरनाक भी है, अच्छा भी है। फिर अगला लिख लो, संवेगों पर नियंत्रण करना कठिन होता है। संवेगों पर नियंत्रण करना कठिन होता है। जोश में आके जाके किसी भी लड़की को कुछ भी बोल देता है, नहीं बोल देते क्या? सर मैडम लोगों को भी कुछ भी बोल देते हैं क्लास में, है ना। ज्यादा जोश में आ जाते हैं तो बाहर पीट भी सकते हैं तुमको रोक के, उनका बेइज्जती वेज्जती कर दिए तो, क्योंकि वो जोशीले भी रहते हैं, उत्साह युक्त रहते हैं। फिर अगला, समायोजन की समस्या। समायोजन की समस्या, ये तो बीएड डीएड में बहुत बड़ा चैप्टर था, कुसमायोजन, है ना। वे द्वंद्व होता है और बहुत इजीली वो कहीं पर भी फिट अपने आप को नहीं पाता है ना। तो जो समायोजित हो जाते हैं वो सफल लोग होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। और जो समायोजित नहीं हो पाते वो कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा चुनौती है किशोर अवस्था का। फिर अगला, क्रोध जल्दी आता है। क्रोध जल्दी आता है। क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं जो तुमको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, है ना। प्रेम, अगला, प्रेम का संवेग प्रबल होता है। प्रेम का संवेग प्रबल होता है। काम प्रवृत्ति तीव्र होती है। काम प्रवृत्ति तीव्र होती है। वीरतापूर्ण कार्य, अगला, वीरतापूर्ण कार्य और देशभक्ति। उसको वीरतापूर्ण कार्य करना अच्छा लगता है, देशभक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है कि ये देश मेरा है, मेरे को इसके लिए कुछ करना चाहिए, है ना। आगे वो, इसीलिए हम जब इसको शिक्षा में चेंज करते हैं तो एनसीसी से जोड़ना, किशोर अवस्था के बच्चों को एनएसएस से जोड़ना, है ना, ताकि उसका वो जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, उसका हम सही दिशा में क्या कर पाए, उपयोग कर पाए, है ना? फिर अगला है, व्यवहार में अस्थिरता। व्यवहार में अस्थिरता। क्या होता है, व्यवहार बदलते रहता है ना। उसी समय कोई चीज को अच्छा लगेगा, उसी समय वो चीज को खराब भी बोल सकता है ना। और माता पिता समझ नहीं पाते ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत सारा चीज, क्योंकि किशोर अवस्था का ऐसा लक्षण ही है। तो उनको लगता है कैसे कैसे कर रहा है ना। पर वो उसका एक लक्षण है कि कभी एकदम बढ़िया से व्यवहार कर रहा है, कभी भी एकदम रूखा व्यवहार कर रहा है, पेरेंट्स से भी, इवन टीचर से भी, इवन अपने क्लासमेट से भी, है ना। ठीक है, ये मेन लक्षण थे। इसमें एक चीज और लिख लो, समाज में उपयुक्त स्थान पाने के लिए, समाज में उपयुक्त स्थान पाने के लिए
संवेगों का प्रदर्शन करता है। आवश्यकता अनुसार कहाँ पे बहुत जोश में काम करना है, जोर जोर से नारा लगाना है, ये करना है वो करना है, ताकि उसको बाकी लोग क्या समझें, अच्छा समझे, वो बाकी लोग से क्या दिखे, अलग दिखे, उसको लगे कि सबका अटेंशन किसके तरफ है, मेरे तरफ है ना। तो ये बहुत सामान्य है, अभी किशोरावस्था के लक्षण में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि ये सब क्या लक्षण है, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य लक्षण है, संवेग कैसे होता है। लिख लो अगला हेडिंग, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब ठीक है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, क्रोध, है ना, ऐसे सिंपल सर्दी बुखार हो जाता है तो हमको कैसे लगता है कि, है ना। तो अच्छा स्वास्थ्य, इसीलिए एडीपी 2020 में पहला विकासात्मक लक्ष्य रखा गया है हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और खुशहाली। अगर बच्चा स्वस्थ है और खुश है तभी वो अच्छे से सीखेगा। अगर वो स्वस्थ नहीं है, खुश नहीं है, स्कूल का वातावरण ऐसा है कि वो भयंकृत है या तनावग्रस्त है, तो फिर वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो संवेग, सही संवेग का प्रदर्शन के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। तो फिर वो छोटे मोटे परिवर्तनों को आसानी से झेल लेता है ना। फिर अगला, परिवार, है ना, डैश करके लिख लो, माता पिता का व्यवहार। आगे जब बुद्धि के बाद हम पढ़ेंगे कि बुद्धि के आधार पे बच्चों का वर्गीकरण किया गया है, आईक्यू के आधार पे कि कौन पिछड़ा है, कौन बाल अपराधी बनता है ना, कौन क्रिएटिव बालक है। तो उसमें परिवार का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। अब एक ऐसे परिवार से आया है जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं है, वहां शराब बहुत कॉमन है ना, या गंदी बस्तियां में रहता है, तो उस बच्चे का संवेग किस तरह का होगा एक सामान्य बच्चे की तुलना में, है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। तो जो खासकर बाल अपराधियों का जब स्टडी करोगे तो तुम पाओगे कि परिवार का संवेग के डेवलपमेंट में, संवेग को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। फिर अगला है निर्धनता। निर्धनता, एक बड़ा कारण है, खासकर छोटे प्राइमरी स्कूल में चोरी होना बहुत कॉमन चीज है। क्यों होता है चोरी? हम बच्चे को डांट देते हैं, मार देते हैं। अब वो तुम्हारे बगल वाले दो तीन बच्चे सेंटेड रबड़ लाए हैं और एक दूसरे बच्चे के पास वो ऐसा रबड़ नहीं है, या वो बढ़िया आजकल डोम वोम का फ्लोरोसेंट शीश आता है, चमकता है, और उसके पास एकदम खराब वाला इतना बड़ा शीश है, तो वो उसको चुरा लेता है ना। घर में रखेगा, भले स्कूल नहीं लाएगा, पर देख के खुश होता है। लेकिन वो ये कि उसके घर के लोग खरीद नहीं दे रहे हैं उसके लिए कॉपी, शीश या पेन, इस कारण से उसने ऐसा किया है। एक टीचर के रूप में मैं उस चीज को, मेरे को समझना आवश्यक है कि बच्चा ऐसा क्यों किया होगा, है ना। तो एक ये भी बड़ा कारण है कि निर्धन परिवार में हमेशा अभाव रहता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता है, घर में हमेशा गाली गलौज हो रहा है, तो उसका असर कहाँ होगा? बच्चे पर होगा। और बच्चा उस लक्षण को स्कूल में प्रदर्शित कर सकता है, वो गाली बक सकता है बड़े आसानी से, किसी को मारपीट भी
सकता है ना। तो उस वो बैकग्राउंड को भी हमको समझना है कि हर चीज को मैं एक ही तराजू में ना तौलूं, कि अगर कोई बच्चा ऐसा हरकत कर रहा है या ऐसा कोई व्यवहार दिखा रहा है तो उसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, अगर इस प्रकार के संवेगों का वो प्रदर्शन कर रहा है तो, है ना। फिर अगला, अध्यापक। अध्यापक का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, हर चीज में। चाहे हम बाल अपराधी पढ़े, चाहे पिछड़ा बालक पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, अध्यापक अगर निरंकुशवादी है या सत्तावादी, बोलते हैं दो प्रकार के होते हैं, सत्तावादी और लोकतांत्रिक, है ना। सत्तावादी है सिर्फ अपना बात थोप थाप के चला जा रहा है ना, तो फिर वो बच्चों पे उसका उतना कंट्रोल नहीं है। अगर वो लोकतांत्रिक है, सभी को साथ में लेकर चलने वाला है, सभी को प्रोत्साहन देने वाला है, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा ना हो चाहे पढ़ाई में अच्छा हो, सभी को प्रोत्साहन देने वाला है, तो बच्चे के सामूहिक विकास में अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलो, मेरे को घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मेरे को स्कूल में मेरे टीचर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। घर का माहौल भले अच्छा नहीं है पर स्कूल आता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं, टीचर मेरे साथ बैठते हैं, मैं नहीं जानता हूं तो मेरे को बताते हैं, मेरी मदद करते हैं। वो चीज बच्चे में वो भावना जो विकसित होती है तो वो उसको आगे चलकर उसका सामूहिक प्रदर्शन में भी और अच्छा नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अध्यापक यदि तानाशाह हो, बात बात में डांटने पीटने वाला हो, सजा देने वाला हो, तो घर से ऐसी परेशान है, तो घर की निर्धनता से, माता पिता की लड़ाई झगड़ा से, परिवार की स्थिति से ऐसे ही परेशान है। अब वो स्कूल में भी अगर वैसे ही माहौल मिल गया तो अध्यापक के रूप में, तो फिर उसका अपराधी बनना या पढ़ाई बीच में छोड़ देना बहुत क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है, आम बात हो सकता है ना। तो इसीलिए अध्यापक को ये सब चीजों का, ये सब जो ऐड करते जा रहे हैं, पहले तो 10वीं पास पढ़ा दे, 12वीं पास पढ़ा दे, बच्चों का मनोविज्ञान जानो चाहे मत जानो, बच्चों का विकास जानो चाहे मत जानो, पर अब क्या बोल रहा है कि हम अच्छा टीचर नियुक्त करें जो इन सब चीजों को क्या करे, समझे, जो डीएड क्या हो, बीएड क्या हो, बच्चे के मनोविज्ञान को समझे, बच्चे के विकास की अवस्थाओं को समझे, बच्चे के हार्मोनल चेंज को समझे, है ना, और उसके अनुरूप वो टीचर ट्रीट करे। इसीलिए डीएड होना चाहिए, टेट परीक्षा, अगर मान लो टेट परीक्षा नहीं होता तो तुम ये सब पढ़ते रहते क्या। बीएड डीएड तो परीक्षा पास करने के लिए पढ़े हो ना, वहां उतना ये सब था वहां भी, पर उतना डीपली अपन ध्यान नहीं दिए, है ना। लेकिन अब जब तुम ये सब पढ़ के जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं वो चीज तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि मेरे को क्लास में कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए कि बच्चों के ऊपर उसका कोई खराब असर ना पड़े, है ना। फिर अगला, सामाजिक स्थिति। कोई समाज कैसा है, बच्चा की सामाजिक बैकग्राउंड से आ रहा है। देखो, स्कूल तो उसके लिए, सभी के लिए कैसा है, एक समान है। तो स्कूल का वातावरण तो सभी के लिए कैसा है, एक समान है। लेकिन बच्चा जिस सामाजिक बैकग्राउंड से आ रहा है वो समाज कैसा है, वहां की स्थिति कैसी है, क्या वहां अधिकांश लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि वहां अधिकांश लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, है ना। इसीलिए कभी भी जो कंपैरिजन करते हैं सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल, यहाँ का बच्चा जानता है वहां का बच्चा जानता है, वो कंपैरिजन बेकार है। क्योंकि एक सरकारी स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनका सामाजिक स्थिति, वो जीवन संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए भी और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। यहाँ तो हम अपने बच्चे को कुछ करने भी नहीं दे रहे हैं, परीक्षा चल रहा है तो पानी भी हम लोग खुद ले जाके पिला दे रहे हैं, है ना, नहीं कर रहे हैं क्या। अभी मैं भाग जाऊंगा थोड़ी देर में, परीक्षा है आज, उससे ज्यादा तनाव तो हम लोग में है ना। तो वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का सामाजिक स्थिति क्या है, अलग अलग है। लेकिन स्कूल में मैं चूंकि एक औपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहा हूं तो एक अच्छा वातावरण निर्मित करूं जहां सबके साथ समता मूलक व्यवहार हो, इक्विटी बिहेवियर हो, किसी को ये महसूस ना हो
कक्षा में बैठे किसी बच्चे को ये महसूस ना हो कि ये बड़े घर का लड़का है और मैं गरीब घर का हूं, है ना, ये उच्च जाति वर्ग का है, ये निम्न जाति वर्ग का है। ऐसा कोई भी, ना टीचर का बिहेव ऐसा होना चाहिए, ना स्कूल का वातावरण कभी भी ऐसा होना चाहिए। एक टीचर के रूप में ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी बच्चे के साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, समता मूलक, कम से कम वहां जो स्थिति है उसकी तुलना में, क्योंकि वो 8 घंटा रहेगा स्कूल में हमारे साथ, वहां उसको एक अच्छा व्यवहार मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में एक सकारात्मक पॉजिटिव असर पड़ेगा, है ना। ठीक है। शैक्षिक महत्व क्या है? अगर तुम बच्चे के सामूहिक विकास को समझते हो तो उसको शिक्षा में कैसे यूज करोगे, कैसे उसके, तो जो महत्व नैतिक विकास का है वही इसी का यहां भी है, वही सब चीज ध्यान रखना। हाँ, ये सामूहिक विकास का शैक्षिक महत्व क्या है? अगर तुम टीचर के रूप में जानते हो कि बच्चे में ये संवेग होता है, बच्चे को ये परेशानी होता है, तो तुम स्कूल में ऐसा क्या एक्टिविटी कराओ कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर हो, है ना। जो निगेटिव वाले हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, भय है, वो कम हो, और जितने पॉजिटिव वाले हैं, आत्मगौरव, आत्मानुभूति वाले संवेग ज्यादा विकसित हों। उसके लिए एक टीचर के रूप में हम स्कूल का पाठ्यक्रम कैसे बनाएं, या मैं एक कक्षा में ऐसे क्या गतिविधि कराऊं। ठीक है। एक तो लिख लो, लोकतांत्रिक व्यवहार। लोकतांत्रिक व्यवहार, सभी को समान अवसर प्रदान करना। इसी में लिख लो, सभी को समान अवसर प्रदान करना। अगला लिख लो, पाठ सहगामी क्रियाकलाप। पाठ सहगामी क्रियाकलाप। उसी में डैश करके लिख लो, वो सब आ जाएगा। खेल, व्यायाम, योग, महापुरुषों की जयंती मनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय दिवस मनाना। वैसे भारत में घोषित रूप से 3 ही राष्ट्रीय दिवस हैं, ध्यान रखना, है ना। भारत के संविधान में 3 ही राष्ट्रीय दिवस हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, है ना। 3 ही राष्ट्रीय दिवस है, बाकी ऐसे सामान्य मनाते हैं, है ना। ठीक है। फिर अगला लिख लो, एनसीसी, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट, स्काउट में फिर कब और बुलबुल होते हैं, है ना। तो उस ये सब में क्या होता है, ये सब कार्यक्रम को क्यों, देखो एनसीसी एनएसएस जनरली टीन एज में होता है। कौन सा अवस्था में? किशोर अवस्था में, क्योंकि वो देखो ऊपर में लक्षण लिखे हो, वो वीर है, पूरा उत्साह और ऊर्जावान है, देशभक्ति की भावना से क्या है, परिपूर्ण है ना। तो वो उसको एनसीसी कराने से उसको एक बिल्कुल फौजी वाली क्या आती है, भावना आती है। एनएसएस से समाज सेवा से जुड़ता है ना, कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वो जो पॉजिटिव साइड है वो डेवलप होता है उनमें, है ना। और लोगों के साथ कैसे देखो समाज, इसीलिए वाइगोटस्की आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारे जो क्रियाकलाप है, चाहे खेल कराओ, चाहे एनसीसी स्काउट कराओ, समूह के काम है। और समूह में सभी को ये महसूस होने लगता है कि मैं कितना बड़ा आदमी क्यों भी ना हूं, कितना भी पैसा वाला आदमी क्यों ना हूं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मेरे को इसका जरूरत पड़ेगा। और वो भी समझेगा कि भाई मैं भले गरीब हूं लेकिन सबको मेरा जरूरत पड़ता है।
मैं अलग थलग नहीं हूं, मैं समाज का एक इंपॉर्टेंट क्या हूं, हिस्सा हूं। तो ये भावना जब समूह के काम होते हैं तो बच्चों में आता है, और यही लोग आगे चलकर इस चीज को महसूस करते हैं कि भैया समाज में सभी लोग उपयोगी हैं, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता, मेरे को हर काम के लिए कभी इसका जरूरत पड़ेगा, कभी उसका जरूरत पड़ेगा, और उसको किसी काम के लिए कभी मेरा जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हमको सभी को एक दूसरे से मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। और वही भावना अगर बच्चों में आ गई तो वही आगे चलकर क्या बनेंगे, उपयोगी नागरिक बनेंगे, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, है ना। ठीक है। जिज्ञासा, अगला पॉइंट लिखो, जिज्ञासा बनाए रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण संवेग और मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। अगर बच्चे की जिज्ञासा खत्म हो गई तो उसका उसका सीखने का चाहत रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मैं इसीलिए एक टीचर के रूप में ऐसे क्रियाकलाप करवाते रहूं कि बच्चे का जिज्ञासा सतत बना रहे, सतत बना रहेगा तभी वो नया चीज और नया चीज और नया चीज सीखने का कोशिश करेगा। जिस दिन उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी वो सीखना छोड़ देगा, है ना। तो उसमें जो कथन है लिख लो, जिज्ञासा, जिज्ञासा समस्त ज्ञान की जननी है। जिज्ञासा, प्लेटो का कथन है, जिज्ञासा समस्त ज्ञान की जननी है। एक टीचर के रूप में मेरा यह दायित्व है कि मैं बच्चे को हमेशा जिज्ञासु बनाए रहूं, बनाए रखूं, ऐसे ऐसे उपाय करूं कि बच्चा हमेशा आश्चर्य में रहे कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, है ना। जो कल लिखे थे 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्तियां, तो बच्चे में हमेशा एक आश्चर्य का भाव हो, और आश्चर्य होगा तभी वो उस चीज को क्या करने का, जानने का, सीखने का क्या करेगा, कोशिश करेगा, है ना। ठीक है। तो ये है संवेग। देखो संवेग से डायरेक्ट प्रश्न नहीं आए हैं, जब भी प्रश्न आए हैं वो 14 प्रकार का संवेग से ही आए हैं। और उसका मूल प्रवृत्ति क्या है, इस संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या है, जो सबसे पहला टेट परीक्षा था, है ना, उसमें 3-4 प्रश्न था। युयुत्सा वाला था प्रश्न, भय का पलायन वाला था, 2-3 प्रश्न था, है ना। ये इसी से मैकडूगल से ही जो पहला टेट परीक्षा का पेपर देखना। ठीक है। जितने लोग टेट का तैयारी कर रहे हो एक चीज कॉमन कर लेना, यहाँ तो जो सीख रहे हो सीख रहे हो तुम अमेजन या जिससे भी पिछले 8-10 साल के यूपी टेट के, बिहार टेट के, वेस्ट बंगाल टेट के पेपर वो मंगवा लो, सॉल्व पेपर, है ना। सी टेट के सारे पेपर मंगवा लो और उसको पूरा रट डालो। अरे भाई इतने सालों से इतना हो रहा है तो वो वही अकेले 20-30 हजार क्वेश्चन हो गए ना, तो नया क्वेश्चन कहां से लाएगा, उसी को फेर बदल करके देता है ना। तो यहां तो सीखो जो सीखना है, ठीक है, लेकिन वो काम कर ही लो। तुम अमेजन में बहुत सारे बुक मिलते हैं, बहुत सारे बुक यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे भाई, जैसे यूपी का बुक अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, वेस्ट बंगाल का बुक अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, तो तुम सारे राज्यों के टेट वाले मंगवा लो बुक, क्वेश्चन पेपर जहां उसका आंसर भी दिया हुआ है, और उसको सबको रट डालो। हाँ करो, अरे भाई सिलेबस वही है, ध्यान रखो, हर चीज को पढ़ना है, हर चीज को पढ़ना है, टेट में भी पढ़ना है, टीचर भर्ती में भी पढ़ना है ना। तो उसका गणित विज्ञान सभी को कर डालो, केवल इसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी को कर डालो। प्रश्न मोटा मोटा तौर पे वही आएगा, थोड़ा सा भाषा बदला हुआ हो सकता है ना। अगर कभी इसको पूछा है तो उसके ऊपर का पूछ सकता है, या उसके नीचे का पूछ सकता है, या उसके आजू का पूछ सकता है, या उसके बाजू का, है ना। तो वो कॉमन रूप से उसको कर ही डालो। अभी बहुत टाइम है, 3 महीना बहुत होता है, जुलाई में है, अभी तो मार्च चल रहा है, हाँ जून में है, जून में जुलाई में है, इतना 22 जून कितना 23 जून, हाँ तो 2-3 महीना बहुत है। ये तो इसका सीडीपी का तो सीधा आंसर याद करना है ना, नहीं
बाकी गणित भाषा में कैसे प्रश्न आए हैं तुम देख लो वहां भी, है ना। जनरली कोई बहुत मेहनत नहीं करता पेपर छाटने वाला, वो इधर से उधर से लाएगा, उसमें थोड़ा बहुत क्या करता है, फेर बदल करता है। अरे भाई हम लोग कैसे बताते थे, पिछले साल का क्वेश्चन छोड़ देना और उसके पिछले साल का याद कर लेना। 12वीं में कैसे बताते थे, तो जब हम लोग ट्रेनिंग में गए कि क्वेश्चन पेपर कैसे छाटते हैं, ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं, तो वहां बिल्कुल एक कॉमन निकाला गया कि 20% क्वेश्चन रिपीट करना। जो पिछले साल का पूरा छोड़ देते थे, है ना, तो वहां बताया नहीं 20% क्वेश्चन क्या करना, रिपीट करना, नहीं तो विद्यार्थी उसको पूरा क्या कर देता है। अरे एक लेसन में फिक्स है कि 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, मतलब रहता है ना, हर पार्ट का ब्लूप्रिंट फिक्स है ना, इस लेसन से 4 नंबर का प्रश्न आएगा और वो दीर्घ उत्तरी रहेगा। तो पिछले उस पार्ट में 3 ही ठो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, तो ये पिछले साल वाला तुम छोड़ दोगे तो बचा क्या, 2 ठो रट याद करके चल दोगे। तो इसलिए कहा गया कि नहीं, 20% क्वेश्चन क्या करना चाहिए, रिपीट कर देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी के मन में ये मत रहे कि पिछले साल का आता ही नहीं, है ना। तो ऐसे उन लोग प्रैक्टिकल करते रहते हैं, ऐसे नहीं है ना, तुम डाल तो वो पात है। जब हम लोग ट्रेनिंग में गए थे और जब उस समय पीएमटी पीटी का हम लोग बहुत जोर से तैयारी कर रहे थे, तो वहां बढ़िया चीज हमको बताया गया कि कितना बारीकी से वॉच किया जाता है, खासकर हमारे स्टेट लेवल में नहीं होता। आईआईटी जेई या नीट वाले जब पेपर बनाते हैं, है ना, पुराने समय में उसको सीपीएमटी बोलते थे, तो उनका बनाने का स्टाइल कैसे है, मतलब उसको ध्यान से समझना। तुम कोई गणित बना रहे हो, उनको पता है कि इस गणित में ये जगह विद्यार्थी गलती करता है या कर सकता है, मतलब कितना बारीकी से वो बड़े विद्वान लोगों को दिया जाता था, ना। यहां पे गलती करेगा तो ये उत्तर आएगा, यहां पे गलती करेगा तो ये उत्तर आएगा, यहां पे गलती करेगा तो ये उत्तर आएगा, और पूरा सही बनाएगा तो ये उत्तर आएगा। तो 4 ऑप्शन है ना। अब तुम प्रश्न, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम प्रश्न बनाए, तुम्हारा उत्तर आ गया, मतलब वो 4 में दिख गया, मतलब तुम घर आके 3 नंबर जोड़ लिए ना। अब बाद में गाली देते हो, कापी जांचे नहीं जाने, ऐसे वैसे है। वो लोग बड़ा बारीकी से बनाए रहते हैं कि विद्यार्थी यहाँ पे ये चूक किया मतलब ये उत्तर आएगा ही, वहां 4 ऑप्शन में रहेगा वो उत्तर, यहां चूक किया मतलब ये उत्तर आएगा, यहां चूक किया मतलब ये उत्तर। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम फिर से उस प्रश्न को क्या करो, रिवाइज करो। तुम तो बनाते गए प्रोसेस से, उत्तर आया मतलब हाँ सीधा ये सही है मान लिए। तो बनाने वाले भी वैसे ही बनाते हैं प्रश्न को, उन लोग जानते हैं कि कॉमन गलतियां कहां कहां पर होती हैं और उन कॉमन गलतियों के आधार पर ही छात्र। इसीलिए जब तुम सामान्य अगर थ्योरी प्रश्न को भी बनाओगे तो उसको मालूम है कि इनके बीच में बहुत बेसिक डिफरेंस है, तो चारों ऑप्शन रहता है वहां पे। तुम जरा सा भी चूके किसी भाव से तो तुम किसी बाजू वाले में टिक लगा ही दोगे, जबकि तुम उसको पढ़े हो, तुम उसको जानते हो, पर वहां चारों ऑप्शन बिल्कुल करीबी के रहेंगे। पियाजे का कोई थ्योरी रहेगा तो संक्रमण वाला रहेगा, तुमको डाउट होगा कि ये शैशवावस्था का लक्षण है कि बाल्यावस्था का है, कि बाल्यावस्था का है कि, तो ऐसे बीच वाला लक्षण दिया रहेगा। तुम तो शैशवावस्था लगाए हो, वहां उत्तर किशोरावस्था निकल रहा है, तुम बाल्यावस्था लगाए हो, वहां उत्तर शैशवावस्था निकल रहा है ना। तो बहुत बारीकी से उसका एनालिसिस करके पेपर को बनाया जाता है। तो इसलिए आज के डेट में उतना टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि सभी राज्य अपना अपना टेट परीक्षा ले रहे हैं, तो वही सबका सिलेबस भी लगभग क्या है, वही है। तो समझ जाओ कि तुम्हारे पास 40-50 हजार अच्छे प्रश्नों का क्या हो जाएगा, संग्रहण रहेगा, जो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि ऐसा प्रश्न आया था तो उसका उत्तर ऐसा आया था, ऐसा प्रश्न आया था तो उसका उत्तर ऐसा था। तो तुमको वहां बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, है ना।